नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार वापस लौट रहे हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के चौथे अध्याय चुनावी राजनीति के अध्ययन के ऊपर। दोस्तों, यह इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि चुनाव का अर्थ क्या होता है, भारत में कितने प्रकार के चुनाव आयोजित किए जाते हैं और किन चुनावों को हम लोकतांत्रिक चुनाव मान सकते हैं। आज की इस दूसरी वीडियो में हम उस वीडियो से आगे की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, ताकि वीडियो को ढूंढने के लिए आपको किसी भी प्रकार का जद्दोजहद ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में चुनावी राजनीति का अपना अध्ययन। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो पहला बिंदु है वह है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है। अब तक की अपनी परिचर्चा में हमने ये देखा है कि लोकतंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जिसके द्वारा जनता स्वयं अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधियों का चयन करती है। और सवाल यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जो उठता है वो ये है कि आखिर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है क्या, और यह लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, या इसे लोकतंत्र के लिए हम एक खतरा मान सकते हैं। तो दोस्तों, चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों को जीतने के लिए जो आपसी प्रतिस्पर्धा की जाती है, उसी प्रतिस्पर्धा को चुनावी प्रतिद्वंदिता कहा जाता है। वैसे तो चुनावी प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र के लिए एक अच्छी और महत्वपूर्ण चीज़ मानी जा सकती है। इसकी जो पूर्व शर्त है वो ये है कि यह प्रतिद्वंदिता स्वस्थ रूप में होनी चाहिए, क्योंकि जब चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि आपस में चुनावी प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वो अपने बारे में लोगों को बताते हैं, जिसके द्वारा लोगों को अपने उन प्रतिनिधियों को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिलता है, जिनमें से जनता को अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधि को चुनना है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब देश में चुनावों का माहौल होता है तो राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं और आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है चुनावों के दौरान। अक्सर ये होता है कि इसके माध्यम से भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए एक से एक हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में जिन लोगों ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, वो लोग इस बात से भली भांति परिचित थे कि देश में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता लोकतंत्र के लिए एक अच्छी चीज़ है। उनको ये पक्का विश्वास था कि भारतीय राजनीति में एक दिन ऐसा दौर आएगा जब स्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धा होगी, और जब स्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धा होगी तो ऐसे राजनेताओं का आविर्भाव होगा भारतीय राजनीति में, जो भ्रष्टाचार के स्थान पर राजनीति में सेवा भाव को बढ़ावा देंगे। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में जब चुनाव होता है तो राजनेता बड़े पैमाने पर लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनको पूरा यकीन दिलाते हैं कि एक न एक की चुनाव जीतने के बाद वो जनता की समस्या का समाधान दिल से करेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल चुनाव जीत जाता है तो वो अगले चुनावों तक अपने उस क्षेत्र से नदारद हो जाता है जहां से वह चुनाव जीता होता है। इसके कारण लोग राजनीति में विश्वास खो देते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं का ये मानना था कि एक दिन ऐसे चुनावी प्रतिस्पर्धा का दौर भारत में आएगा जब ये स्वस्थ हो जाएगी और ऐसे राजनेताओं का आविर्भाव होगा भारतीय राजनीति में, जो जनता की सेवा को प्रमुख महत्व देंगे बजाय कि भ्रष्टाचार के स्थान पर। दोस्तों, यदि हम वर्तमान समय में भारतीय लोकतंत्र की बात करें तो वर्तमान समय में हम पाते हैं कि भारतीय राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के अंतर्गत आज ऐसे नेताओं का आगमन हो चुका है जो इस बात को भली भांति समझते हैं कि जनता को खुश रखना, जनताओं की समस्याओं का समाधान करना और जनता के प्रति सेवा भावना रखना, समर्पण की भावना रखना जरूरी है। ये वो जनता है
उस जनता की समस्या है जिसने वोट देकर उसे विजयी बनाया है, और यदि वे उसकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे या अपने आप को उस जनता से जोड़कर नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि जनता अगले चुनावों में उन्हें मत ना दे। इसीलिए वो लोग अपने वर्तमान कार्यकाल में अपने आगे की पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखते हैं, और इसका सीधा सा एक ही तरीका है कि अपने कार्यकाल के दौरान वो उन सिद्धांतों के ऊपर, उन वायदों के ऊपर कार्य की करें जिनको आधार बनाकर उन्होंने वर्तमान चुनाव लड़ा है और जीता है। और दोस्तों, वर्तमान समय में यदि हम भारतीय राजनीति की बात करें तो कहा जाता है कि वर्तमान समय में हम भारतीय लोकतंत्र में चुनावी प्रतिद्वंदिता की बात नहीं करते, बल्कि इसके स्थान पर हम चुनावी भागीदारी की बात करते हैं। चुनावी भागीदारी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि विभिन्न राजनीतिक दल लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करते बल्कि भागीदारी करते हैं। इसमें किसी दल का जीतना तय है और किसी दल का हारना तय है, लेकिन इसमें हारने और जीतने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हारने और जीतने का वाले का अपना अपना महत्व है। जो दल जीत जाता है वह सरकार का निर्माण करता है, सत्ता दल का निर्माण करता है, जबकि जो राजनीतिक दल हार जाता है वह सरकार के अंतर्गत विपक्ष का निर्माण करता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत यह बड़ा परिवर्तन आया है कि चुनावी प्रतिद्वंदिता के स्थान पर चुनावी भागीदारी की बात की जाने लगी है, और इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि इसने भारतीय लोकतंत्र में चुनावी प्रतिद्वंदिता को एक नया अर्थ, नए आयाम प्रदान किए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव क्षेत्र। दोस्तों, हम पहले से इस बात का अध्ययन कर चुके हैं कि भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है वो आम चुनाव है, जो हमारे देश में हर 5वें वर्ष लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के पश्चात नई सरकार का गठन करने के लिए किए जाते हैं। इसके बाद मध्यावधि चुनाव होते हैं। मध्यावधि चुनाव उन चुनावों को कहा जाता है जो 5 वर्ष से पहले ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने के कारण दोबारा से 5 वर्ष से पहले ही नए सिरे से सरकार का निर्माण करने के लिए दोबारा आयोजित किए जाते हैं। जबकि तीसरी प्रकार के चुनाव जो होते हैं वो उपचुनाव होते हैं, जो ऐसे किसी क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं जहां प्रत्याशी ने जो चुनाव जीत चुका है या तो त्यागपत्र दे दिया है अथवा उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार वह जो सीट होती है वह खाली होती है, और उस खाली सीट को भरने के लिए छोटे से स्तर पर दोबारा से चुनाव आयोजित किए जाते हैं। तो इस तरीके के चुनावों को हम उपचुनाव कहते हैं। दोस्तों, हमारे देश में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए और पंचायत या नगर पालिका के लिए ये चुनाव आयोजित किए जाते हैं। और हमारे देश में जो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हैं उनको लोकसभा के चुनाव कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हम राष्ट्रीय सरकार का गठन करते हैं, और इसके लिए हमारे देश को 543 चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है और 2 सीटें अलग से होती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर लोकसभा में 545 सीटें होती हैं, जो अधिकतम 552 तक हो सकती हैं। इनमें 543 सीटों के लिए चुनाव होता है, जबकि 2 सीटें जो होती हैं उनके लिए चुनाव नहीं होता है, क्योंकि ये जो 2 सीटें हैं वो भारत में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित रखी गई हैं, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय में से 2 व्यक्तियों को लोकसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार 543 सीटों के लिए चुनाव होता है और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करके लोकसभा में भेजा जाता है। तो दोस्तों, लोकसभा चुनावों के अंतर्गत हमारे पूरे देश को 543 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, और उन प्रत्येक क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, और चुनने के बाद उसे संसद में कार्य करने के लिए भेजा जाता है। इन क्षेत्रों से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है, और इंग्लिश में उनको MP कहा जाता है। MP की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और भारत में हम देखते हैं कि कुछ राज्य बड़े हैं और कुछ राज्य छोटे हैं। ऐसे में भारतीय संविधान में यह कोशिश की गई थी कि भारत में जो छोटे बड़े चुनाव क्षेत्र हैं
उन सभी में मतदाताओं की संख्या लगभग समान रहे। बिल्कुल समान तो नहीं हो सकती, लेकिन लगभग समान रहे, इस बात की व्यवस्था करने की कोशिश की गई थी भारतीय संविधान में। इसके अलावा दोस्तों राज्यों के स्तर पर हम देखते हैं कि प्रति 5 वर्ष के बाद विधानसभाओं का निर्माण करने के लिए भी चुनाव आयोजित किए जाते हैं और इसके लिए देश को विधानसभा सीटों के हिसाब से बांटा जाता है। इन सीटों से जो व्यक्ति चुने जाते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उन्हें विधायक कहा जाता है और इंग्लिश में हम उनको एमएलए कहते हैं। एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र होता है, संसदीय क्षेत्र होता है, उसको विधानसभा के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और यही तरीका स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले चुनावों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पंचायत और नगर निगम के चुनाव होते हैं। दोस्तों पंचायत के लिए जो चुनाव होते हैं उनके लिए जो क्षेत्र होता है उसको वार्डों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र ही होते हैं और इन वार्डों से पंचायत या नगर निगम के एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे देश में अलग अलग स्तर पर आयोजित होने वाले चुनावों के लिए देश को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है और उन्हीं हिस्सों से हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर शासन करने के लिए चुनते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। दोस्तों हमारे देश के संविधान में प्रत्येक भारतीय नागरिक को 2 प्रकार के राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं और इस आधार पर सारे भारतीयों को समान माना गया है। इनमें पहला अधिकार है वोट देने का अधिकार और दूसरा अधिकार है चुनाव लड़ने का अधिकार। इस हिसाब से भारत का कोई भी व्यक्ति चुनावों में खड़ा होकर अपने आप को जनता का प्रतिनिधि बना सकता है और जनता की ओर से चुने जाने के बाद वह जनता के ऊपर शासन करने का काम कर सकता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन दोस्तों एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि भारत जैसे देश में जहां हम खुली राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, वहां किसी ऐसे वर्ग के लिए जीत पाना संभव है क्या जो समाज के कमजोर तबके से संबंध रखता है, जिसका शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक ना तो कोई पहुंच है और ना ही कोई पकड़ है। सवाल उठता है कि क्या ये वर्ग जीत पाएंगे और क्या प्रभुत्वशाली वर्ग जिसका शिक्षा, संसाधनों के ऊपर नियंत्रण है, पकड़ है, वो इस वर्ग को जीतने देगा? शायद नहीं। इसीलिए भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने इस समस्या को भली भांति समझा और इस समस्या का समाधान भी उन्होंने भारतीय संविधान में समाहित किया। इसके लिए उन्होंने निर्वाचन आरक्षित क्षेत्र का इस्तेमाल किया। इसके अंतर्गत उन लोगों को जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित थे, कुछ क्षेत्रों को इन वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया और इनसे केवल वे ही वर्ग, उसी वर्ग के लोग चुनावों में खड़े हो सकते थे जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित थे। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जिसे हम एससी कहते हैं, और अनुसूचित जनजाति, जिसे हम एसटी के नाम से जानते हैं, उन्हें शामिल किया गया। इन क्षेत्रों से केवल एससी और एसटी वर्ग के लोग ही खड़े हो सकते थे चुनावों में और इस प्रकार उनकी प्रतिद्वंदिता में कोई प्रभुत्वशाली वर्ग का व्यक्ति खड़ा नहीं होता था। इस प्रकार उनके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती थी। अगर दोस्तों हम वर्तमान समय में भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में लोकसभा की कुल 79 जो पद हैं वो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं और यह जो संख्या है उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था नगरपालिका और पंचायत के स्तरों पर भी लागू की गई है कि समाज के सबसे दबे हुए कुचले वर्ग के लिए कुछ सीटों का आरक्षण किया जाए ताकि समाज के सबसे कमज़ोर और महरूम वर्गों को भी राजनीति में शामिल किया जा सके। इसको शामिल करने की जो मुख्य विशेषता होती है वो ये होती है कि ये लोग अपने वर्ग की, अपने समाज की समस्याओं को बखूबी समझते हैं और यदि इनको सरकार के अंतर्गत शामिल करके कार्य करने का मौका दिया जाए तो ये लोग उस समस्या का बड़े बेहतर तरीके से समाधान कर सकते हैं। लेकिन चुनाव के स्तर पर क्योंकि ये इतने ताकतवर नहीं है कि अपने दम पर ये प्रभावशाली लोगों को पराजित करके सरकार के अंतर्गत शामिल हो सके, इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ऐसे लोगों के लिए भारतीय संविधान में निर्वाचन आरक्षित क्षेत्रों की बात की है।
दोस्तों यह नक्शा आप लोगों की लोकतांत्रिक राजनीति के प्रश्न नंबर 64 पर दिया गया है, 64 पर। इसमें हम लाल और हरे रंग के कुछ बिंदुओं को देख सकते हैं, राज्यों को। लाल रंग से जो राज्य हम देख रहे हैं वो अनुसूचित जाति के हैं, जो 84 हैं, और हरे रंग के जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के हैं, जो 47 हैं। इस पूरे नक्शे में हम जगह जगह इस तरीके के लाल और हरे राज्यों को देख सकते हैं। ये भारतीय राजनीति में 543 सीटों में से आरक्षित सीटों को निर्धारित करता है, दर्शाता है कि भारत के किन राज्यों में कौन कौन से क्षेत्रों को, कौन कौन सी सीटों को आरक्षित सीटों के अंतर्गत, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में चुनावी राजनीति का अध्ययन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।